पाकिस्तान दिवालिया हो गया तो कौन चलाएगा, मैं चलाऊंगा। ये अल्फाज हैं अरमगान के, जो अपने दोस्तों में बड़कियां मारते हुए ये बात कहा करता था। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये वही कह सकता है जो अरबपति नहीं बल्कि खरबपति हो, जिसको अपनी दौलत का सिर्फ अंदाजा ही हो, वो उसे गिन ना सकता हो। और अरमगान अगर खरबपति नहीं भी है तो अरबपति जरूर है। एक ऐसा अरबपति जो कत्ल भी करता है तो फिल्मी अंदाज में, पहले टॉस करता है और फिर कत्ल। और कत्ल किस बात पर? एक छिले हुए केले की तस्वीर पर। उसे नशा और कॉल गर्ल दोनों चाहिए थे, और वो भी हर रोज। वो इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का हिस्सा है जो कोलंबिया से ड्रग मंगवाता था। वो डार्क वेब्स पर डिजिटल करेंसी में डील करता था, और उसके पास से मिलने वाले बिटकॉइंस की मालियत पाकिस्तानी रुपीस में कम से कम 3 अरब रुपए से भी जायद है। आज मैं पहली बार अपने चैनल पर अरमगान पर बात करूंगा। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आपने अरमगान केस पर मेरी गुफ्तगू सुनी होगी, लेकिन वहां कुछ लिमिटेशंस थी जिनकी वजह से सारी बातें ना हो सकी। लेकिन आज सारी बातें होंगी, और वो भी अपने अंदाज में। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। अरमगान एक बिगड़े हुए बाप का बिगड़ा हुआ बेटा। अरमगान का बाप कामरान कुरैशी भी अपने वक्त का एक बड़ा ड्रग डीलर बताया जा रहा है। ड्रग जो हाई क्लास में अब एक स्टेटस सिंबल है। आप वीट पीते हैं, मतलब आपका ताल्लुक एक अमीर घराने से है। और अरमगान तो वीट पीता नहीं था, वीट में डूबा रहता था। वीट है क्या और उसका नशा करता क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जरा मुस्तफ़ा आमिर और अरमगान के ताल्लुक और फिर झगड़े की पुलिस स्टोरी पर आ जाते हैं, और फिर इस स्टोरी का पोस्टमार्टम करेंगे। मुस्तफ़ा आमिर और अरमगान का ताल्लुक डिमांड और सप्लाई वाला था। अरमगान को वीट चाहिए होती थी और मुस्तफ़ा आमिर उससे वीट फराहम करता था, यानी सप्लायर था। दोनों में दोस्ती की वजह भी वीट ही थी, और इसी कॉमन ड्रग ने उनकी दीगर सरगर्मियों को भी कॉमन कर दिया था। और एक ऐसी ही कॉमन गर्लफ्रेंड ने मुस्तफ़ा आमिर का काम उतार दिया। कहानी शुरू होती है न्यू ईयर नाइट से। अरमगान ने अपने बंगले पर न्यू ईयर नाइट की पार्टी रखी थी, और इसी पार्टी में मौजूद थी एंजेला, मुस्तफ़ा आमिर और अरमगान की मुश्तरका दोस्त। एंजेलो और अरमगान के दरमियान पार्टी नाइट पर कुछ ऐसा हुआ जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। लेकिन जो हुआ, एंजेला ने वो मुस्तफ़ा आमिर को बता दिया, और मुस्तफ़ा आमिर ने शरारत में एक छिले हुए केले की तस्वीर अरमगान को व्हाट्सएप कर दी। और ये शरारत उसे इतनी महंगी पड़ी कि अरमगान ने उसे ही छील दिया, और वो भी टॉस करके। न्यू ईयर नाइट से शुरू होने वाली इस कहानी में एक और नाइट अहम है, 5 जनवरी की नाइट। पुलिस की कहानी के मुताबिक अरमगान मुस्तफ़ा आमिर की व्हाट्सएप की हुई तस्वीर पर तिलमिलाया हुआ था। उसने 5 जनवरी को एंजेला को घर पर बुलाया और फिर उसे मारना शुरू कर दिया। एंजेला रो रही थी, लेकिन अरमगान को उस पर कोई तरस नहीं आ रहा था। उसने उसे इतना मारा कि उसकी टांगों से खून बहने लगा। वो बेहोश होने वाली थी कि अरमगान ने तशद्दुद का सिलसिला रोक दिया। उसने एंजेला के लिए ऑनलाइन टैक्सी बुक की और उसे अस्पताल भेज दिया। लेकिन एंजेला के जाने से पहले उसे स्नाइपर राइफल की गोली दिखाकर धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो ये गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा। अपनी कमजोरी मुस्तफ़ा आमिर को बताने पर अरमगान ने 5 जनवरी को एंजेला को तो सबक सिखा ही दिया था, लेकिन वो मुस्तफ़ा आमिर को भी सबक सिखाना चाहता था। उसे जब जब मुस्तफ़ा आमिर की व्हाट्सएप पर भेजी हुई छिले हुए केले की तस्वीर का ख्याल आता, उसके तन बदन में आग लग जाती। उन लम्हात में वो कुछ कर तो नहीं पाता था, तो बस खुद को रिलैक्स करने के लिए वीट पीता चला जाता था। 6 जनवरी की शाम से ही अरमगान वीट के नशे में था। वो कई बार वीट पी चुका था, लेकिन उसे मजीद नशा करना था। और यही वो रात थी जब मुस्तफ़ा आमिर ने अरमगान को वीट की सप्लाई भी देना थी। रात के तकरीबन 9 बजे थे जब मुस्तफ़ा आमिर वीट लेकर अरमगान के बंगले पर पहुंचा, और उस वक्त अरमगान का एक दोस्त शिराज भी मौजूद था। मुस्तफ़ा आमिर ने वीट का शॉपर अरमगान को दिया, और अरमगान ने उसे 1.5 लाख रुपए दे दिए, और फिर तीनों बैठकर वीट पीने लगे। मुस्तफ़ा आमिर को सामने देखकर अरमगान को बार बार उसके व्हाट्सएप मैसेज का ख्याल आ रहा था। उसका पारा हाई होने लगा।
और फिर अचानक वो उठा और उसने कमरे में ही मौजूद एक अमेरिकन रॉड से मुस्तफ़ा आमिर को मारना शुरू कर दिया। वो उसे मारता जाता था और साथ में गंदी गंदी गालियां बकता जाता था। एक बार रॉड सर पर लगी तो मुस्तफ़ा आमिर के सर से खून बहने लगा और इसी दौरान मुस्तफ़ा ने रॉड उससे छीन ली। अरमगान अपने आपे में तो था नहीं, उसने कमरे में ही मौजूद अपनी राइफल उठाई और पहले एक फायर दीवार पर किया और फिर 2 गोलियां मुस्तफ़ा आमिर पर दाग दी। किस्मत अच्छी थी कि गोलियां मुस्तफ़ा को नहीं लगी, लेकिन उसने रॉड फेंक दी और अब अरमगान एक एक्शन विलन बन गया। उसने मुस्तफ़ा आमिर से कहा कि वो टॉस करेगा, अगर हेड आया तो वो उसे मारेगा और अगर टेल आया तो वो उसे छोड़ देगा। अरमगान ने सिक्का उछाला तो हेड आ गया और अरमगान हेड ही तो चाहता था। उसने मुस्तफ़ा आमिर को फिर मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान मुस्तफ़ा ने भागने की कोशिश की, लेकिन अरमगान ने उसे भागने नहीं दिया और फिर वही बात दोहराई, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन इसके लिए पहले टॉस करते हैं, अगर टेल आया तो तुम जा सकोगे, लेकिन अगर हेड आया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वीट का नशा इंसान को जमीन पर नहीं रहने देता। अरमगान के तशद्दुद से मुस्तफ़ा आमिर बेहोश हो गया था, लेकिन अरमगान समझा कि वो मर गया है। और इस सब के वक्त एक और शख्स शिराज भी वहां मौजूद था। वही शिराज जो अरमगान का स्कूल फेलो रहा था और स्कूल लाइफ के बाद कुछ अरसे कबल ही दोनों की दोबारा मुलाकात हुई थी। शिराज माली तौर पर कमजोर था और अरमगान पैसों से उसकी मदद करता था। दोनों ने मुस्तफ़ा आमिर की लाश को ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाया और मंसूबा था कि गाड़ी को बलूचिस्तान ले जाकर मुस्तफ़ा आमिर समेत आग लगा देते हैं, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। मुस्तफ़ा आमिर को उसी की गाड़ी की डिक्की में डाला गया। अरमगान ने घर के जनरेटर के पास रखा हुआ पेट्रोल से भरा हुआ कैन उठाया और फिर अरमगान गाड़ी ड्राइव करता हुआ हब के रास्ते दुरेजी पहुंच गया। रास्ते में उन्हें दुरेजी थाना नजर आया और रोड पर ही पुलिस एहलकार खड़े नजर आए तो उन्होंने गाड़ी घुमा ली और फिर एक सुनसान मुकाम पर गाड़ी रोकी गई और उतरकर डिग्गी खोली गई तो मुस्तफ़ा आमिर उस वक्त भी सांसें ले रहा था। अरमगान वीट के नशे में इतना डूबा हुआ था कि उसका एक्शन विलन का रोल खत्म ही नहीं हो रहा था। उसने मुस्तफ़ा आमिर को जिंदा देखकर एक बार फिर खेल खेलना शुरू कर दिया। उसने मुस्तफ़ा आमिर से कहा कि वो भागे, इस दौरान वो सिक्का उछालेगा, अगर टेल आया तो वो उसे जाने देगा, अगर हेड आया तो उसे मार देगा। अरमगान का ये जानलेवा खेल मुस्तफ़ा की जान लेने तक जारी रहा। अरमगान ने शिराज की मदद से कार की डिक्की में ही मुस्तफ़ा आमिर पर पेट्रोल डाला और फिर फिल्मी अंदाज में जलता लाइटर फेंककर आग लगा दी। वीट के नशे में डूबे दोनों दोस्त एक दोस्त की जान लेने के बाद पैदल वहां से रवाना हुए। सड़क पर आए लेकिन वहां कोई कन्वेंस नहीं मिल रही थी। 3 घंटे तक पैदल चलते रहे और फिर एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे। पेट्रोल पंप के साथ ही एक होटल था जहां से उन्होंने खाना खाया। होटल वालों ने उन्हें बताया कि सुबह 8 बजे कराची के लिए यहां से बस गुजरेगी। दोनों खाना खाने के बाद साथ ही बनी मस्जिद में सो गए और वीट के नशे में डूबे दोस्त ऐसा सोए कि बस ही मिस कर दी। सुबह उठने के बाद उन्होंने एक सुजुकी वाले से बात की जिसने 2000 रुपए लेकर उन्हें कराची में सुरजानी टाउन 4 के चौरंगी तक पहुंचा दिया और फिर वहां से ऑनलाइन कैब मंगवाकर दोनों घर पहुंच गए। नशा उतरा तो दोनों को एहसास हुआ कि हम पकड़े भी जा सकते हैं। अरमगान ने फ्लाइट पकड़ी और अगले ही दिन इस्लामाबाद से होता हुआ स्कर्दू चला गया जहां वो अपना कॉल सेंटर का नया सेटअप सेट कर रहा था। कराची में उसके कॉल सेंटर पर छापे के बाद उसने स्कर्दू को अपना मरकज बनाने का फैसला किया था। शिराज भी उसके हुक्म पर उसके पीछे पीछे स्कर्दू पहुंच गया और दोनों वहां रहने लगे। इधर मुस्तफ़ा आमिर की वालदा ने अगले ही रोज अपने बेटे की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करा दिया था, लेकिन पुलिस सोती रही और मुस्तफ़ा आमिर की तलाश में कोई सरगर्मी ना दिखाई गई। स्कर्दू में बैठे दोनों दोस्त वीट का नशा करते हुए कराची के हालात पर नजर रखे हुए थे और जब उन्हें यह इत्मीनान हो गया कि उन पर किसी को कोई शक नहीं है तो 21 दिन बाद पहले शिराज कराची वापस आया,
और उसके ग्रीन सिग्नल मिलने पर अरमगान भी 5 फरवरी को कराची वापस पहुंच गया। कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा से बेटी की रिहाई के लिए तावान मांगा गया। अमेरिका के एक नंबर से तावान के लिए कॉल्स और मैसेजेस आना शुरू हो गए और पुलिस को लगा कि मामला तो अगवा बराए तावान का है, लेकिन यह मामला अगवा बराए तावान का तो था ही नहीं। असल में कुदरत अरमगान के गिर्द शिकंजा कस रही थी। ये कॉल्स और मैसेजेस भी अरमगान नहीं किए थे और वजह थी कि मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा अरमगान को मुसलसल कॉल्स और मैसेजेस कर रही थी, जिसमें वह अरमगान से अपने बेटे के बारे में पूछती थी। हुआ कुछ यूं कि मुस्तफ़ा आमिर की गुमशुदगी के बाद जब उसकी तलाश शुरू हुई तो मुस्तफ़ा के कई दोस्त उसके घर पर जमा हो गए और वहीं एक दोस्त ने मुस्तफ़ा की वालिदा को एक वॉइस मैसेज सुनाया। ये वॉइस मैसेज मुस्तफ़ा आमिर का था, जिसमें वो अपने दोस्त को बता रहा था कि वो अरमगान की तरफ जा रहा है और उसके बाद से ही मुस्तफ़ा आमिर का कुछ पता नहीं था। ये वॉइस मैसेज सुनने के बाद मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा ने अरमगान से अपने बेटे के बारे में पूछा तो अरमगान ने कह दिया कि वो तो पिछले 6 माह से मुस्तफ़ा से मिला भी नहीं है। लेकिन चूंकि वॉइस मैसेज में मुस्तफ़ा ने अरमगान की तरफ जाने वाली बात कही थी, इसलिए वो मुस्तकिल अरमगान से अपने बेटे के बारे में पूछ रही थी और अरमगान इससे इरिटेट हो रहा था। उसकी रैंसम कॉल जो है वो दरख्शां उसकी की हुई रैंसम कॉल या जो भी रैंसम कॉल की वजह से हमारा दरख्शां थाने से फाइनली AVCC को हमारा इन्वेस्टिगेशन मार्क हुई और उन्होंने ये काम करना शुरू किया। थ्रू आउट CPLC मेरे साथ इन टच थी, वो ऑन द बैक दे वर कंटिन्यूसली वर्किंग ओवर इट। वो हर चीज़ जो है उसको मैं उनको इंफॉर्मेशंस देती रही। पहले ये लोग बोलते रहे कि CDR नहीं होता है, जैज़ डिवाइस का CDR नहीं होता है। मैं इनको बोलती रही, मैंने अपने बलबूते पे सारे CDRs IPDRs निकाल लिए थे। CPLC ने भी वही IPDR निकाला। 3 दिन पहले मुस्तफ़ा के वॉइस नोट्स रिकवर हुए, जिसमें उसने साफ उसके वॉइस नोट्स थे कि मैं अरमगान से मिलकर आ रहा हूँ। जब वो वॉइस नोट्स रिकवर हुए, मुस्तफ़ा के IPDR के हिसाब से 7:30 बजे उसके घर की लोकेशन आई। फिर ऑन ग्राउंड इनकी रिसर्च हुई तो AVCC ने मुझे बता के कि जी हम रेड करने लगे हैं। मुझे एक दिन पहले इस चीज़ की इंफॉर्मेशन AVCC ने दे दी थी और वो जो उस दिन सारा एक ऑपरेशन हुआ वो उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हुआ जो हमने मिल के CPLC और AVCC से साथ मैंने मिल के हम लोगों ने ये इकट्ठे कर लिया। अपनी जानिब से तवज्जो हटाने के लिए अरमगान ने इसे अगवा बराए तावान का केस बनाने की कोशिश की और तावान के लिए इंटरनेशनल नंबर से कॉल्स और मैसेजेस कर डाले। महकमा पुलिस में अगवा बराए तावान की केसेस एंटी वायलेंट क्राइम सेल डील करता है, लिहाजा तावान की कॉल्स के बाद केस को AVCC यानी एंटी वायलेंट क्राइम सेल को भेज दिया गया। पुलिस ने मुस्तफ़ा आमिर के मोबाइल फ़ोन की लास्ट लोकेशन निकाली तो वो अरमगान के घर की ही आई और पुलिस उस लोकेशन की बुनियाद पर अरमगान के घर पहुंच गई। अब इसकी भी कहानी सुन लीजिए, ये भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। मुस्तफ़ा नॉन PTF फ़ोन इस्तेमाल करता था और ये तो आप जानते ही हैं कि नॉन PTF फ़ोन में सिम काम नहीं करती और अपने इस नॉन PTF फ़ोन पर इंटरनेट के लिए मुस्तफ़ा ने एक वाईफाई डिवाइस रखी हुई थी। मुस्तफ़ा आमिर की उम्र सिर्फ 23 साल थी और 23 साल के इस नौजवान के लिए उसकी वालिदा फिक्रमंद रहती थी। मुस्तफ़ा कहाँ है ये उन्हें मालूम रहे, इसके लिए उन्होंने निहायत खामोशी से मुस्तफ़ा की कार में एक आईफोन छुपा रखा था। आईफोन में सिम भी लगी हुई थी और लोकेशन वाली 360 ऐप भी डाउनलोड थी, जिससे उन्हें मुस्तफ़ा की लोकेशन पता चलती रहती थी। आईफोन में कमाल यह है कि अगर बैटरी ख़त्म होने पर वो बंद भी हो जाए तो चार्जर लगाने पर वो खुद ब खुद ऑन हो जाता है, उसे बटन दबाकर ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुस्तफ़ा आमिर की कार में ये आईफोन सीट बेल्ट के पिलर में छुपाया गया था और इसे कार की बैटरी से लिंक किया गया था ताकि वो चार्ज होता रहे। मुस्तफ़ा आमिर को दुरेजी बलोचिस्तान लेकर निकलने से पहले अरमगान और शिराज ने मुस्तफ़ा की कार में ट्रैकर ढूंढने के लिए कार की तलाशी ली तो उन्हें सीट बेल्ट के पिलर में छुपाया गया आईफोन मिल गया। अरमगान ने उसे बंद करके अपने कमरे में फेंका और दोनों मुस्तफ़ा आमिर को
ठिकाने लगाने के लिए रवाना हो गए और वापस आने के बाद दोनों ही स्कर्दू चले गए। केस एवीसीसी को मुंतकिल होने के बाद जब मुस्तफ़ा आमिर की वालदा की जानिब से आईफोन में लगी हुई सिम का नंबर दिया गया, उस नंबर की लास्ट लोकेशन निकाली गई, तो वो अरमगान के घर की ही है। और पुलिस जब घर की तलाशी लेने के लिए बंगले पर पहुंची तो अरमगान ने पुलिस पर भारी असले से फायरिंग शुरू कर दी। अरमगान की फायरिंग से डीएसपी एहसन जुल्फकार समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। अरमगान ने 4 घंटे तक पुलिस से मुकाबला किया और पुलिस को बंगले में दाखिल नहीं होने दिया। शातिर अरमगान ने पुलिस को इंगेज रखा और इस दौरान उसने अपने लैपटॉप, एंड्रॉयड फोन और कैमरों के डीवीआर से सारा डेटा या तो डिलीट कर दिया या फिर उन्हें राइफल के बट मार मार कर तोड़ दिया। इसी दौरान उसने शिराज को कॉल भी की और उसे कहा कि वो घर के बाहर पहुंचकर पुलिस की मूवमेंट की वीडियो बनाकर उसे सेंड करे ताकि वो जान सके कि पुलिस कहां से बंगले के अंदर दाखिल होना चाहती है। इस दौरान उसे खुद पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि उसने घर के अंदर तो दर्जनों कैमरे लगा रखे थे लेकिन घर के बाहर कोई कैमरा नहीं था। शिराज उसके कॉल करने पर पहुंचा लेकिन पुलिस को देखकर डर गया और वहां से फरार हो गया। अब कहानी को थोड़ा सा मुख्तसर करते हैं। अरमगान गिरफ्तार हो गया। उसके घर से एक राइफल MP47, एक स्नाइपर गन, एक M4 राइफल और एक 222 राइफल मिली। हजारों मुख्तलिफ बोर की गोलियां मिली। घर में 25 मोशन डिटेक्टर और 60 के करीब कैमरे लगे हुए थे। घर में गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था और उसके 64 लैपटॉप भी पुलिस की तहवील में आ गए। लेकिन इस सब के बावजूद अरमगान मुंह नहीं खोल रहा था। पहले तो वो मुस्तफ़ा आमिर से ही इंकारी था, लेकिन फिर उसने इब्तिदाई तफ्तीश में मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का एतराफ़ तो किया, लेकिन लाश के बारे में पुलिस को घुमा दिया। उसने बयान दिया कि उसने लाश मली नदी में फेंक दी थी। पुलिस अरमगान की गिरफ्तारी के बाद रिलैक्स हो गई थी। एवीसीसी के एसएसपी अनिल हैदर ने सोचा कि अरमगान से मजीद तफ्तीश अदालत से जिस्मानी रिमांड मिल जाने के बाद करेंगे, लेकिन अरमगान के बाप कामरान कुरैशी ने अदालत में बाजी ही पलट दी। इज़्दाद-ए दहशतगर्दी की अदालत में अरमगान की पेशी के मौके पर कामरान कुरैशी जज के चैम्बर में पहुंच गया और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इज़्दाद-ए दहशतगर्दी की अदालत के जज ने न ये देखा कि मुल्जिम अरमगान अगवा बराए तावान का मुल्जिम है, न ये देखा कि उसने पुलिस पर फायरिंग करके एक डीएसपी समेत 2 एहलकारों को जख्मी किया है। उन्हें ना तो उससे बरामद होने वाले गैर कानूनी असले की डिटेल्स नजर आई और ना ही गैर कानूनी कॉल सेंटर और उसका साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड। इज़्दाद-ए दहशतगर्दी की अदालतों के मुंतजिम जज ने अरमगान के साथ हैप्पी टू सी यू वाली हरकत की। पहले उसका पुलिस रिमांड दे दिया और फिर अपने ही ऑर्डर पर वाइटो लगाकर उससे पुलिस रिमांड से जेल रिमांड कर दिया और अरमगान को पुलिस से बचाकर जेल भेज दिया। सिर्फ यही नहीं, अरमगान के बाप की दरख्वास्त पर जज जनाब जाकिर हुसैन साहब ने अरमगान के सील्ड घर को खोलकर उसे अरमगान के वालिद के हवाले और उल्टा पुलिस के खिलाफ FIR के इंदराज का भी हुक्म दे दिया, जिसका उन्हें कोई इख्तियार भी नहीं था। कामरान कुरैशी ने इस ऑर्डर के लिए क्या पापड़ बेले ये अभी सामने नहीं आया, लेकिन सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर जज जाकिर हुसैन को इज़्दाद-ए दहशतगर्दी की अदालतों के मुंतजिम जज के ओहदे से हटा दिया गया है और हसास इदारों ने उनके खिलाफ तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। इब्तिदाई तहकीकात में तो सामने आया है कि मुबैना तौर पर जाकिर हुसैन साहब भी अरमगान जैसे ही कुछ शौक फरमाते हैं। इज़्दाद-ए दहशतगर्दी की अदालत के पुलिस के खिलाफ ऑर्डर से पुलिस का मोराल बहुत ज़्यादा गिर गया था। पुलिस सोच भी नहीं सकती थी कि वो एक क्रिमिनल का रिमांड लेने जाएंगे और उल्टा फंस जाएंगे। ये वो वक्त था जब अरमगान पुलिस के हाथों से निकल चुका था और पुलिस के पास अरमगान के खिलाफ मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का कोई सबूत नहीं था और ऐसे में एंट्री हुई इंटेलिजेंस ब्यूरो की। IG सिंध ने इस केस में IB से मदद मांगी और IB ने अरमगान का कॉल डेटा रिकॉर्ड निकालकर फ्रीक्वेंट कॉल्स पर काम किया तो अरमगान और शिराज के दरमियान एक वाज़ेह कनेक्शन फौरी तौर पर सामने आ गया। IB ने जरा देर नहीं की और शिराज की लोकेशन निकालकर उसे उठा लिया। शिराज की गिरफ्तारी ने केस को खोल कर रख दिया।
शिराज ने ना सिर्फ 5 और 6 जनवरी की रात को अरमगान के बंगले पर क्या हुआ था ये बताया, बल्कि उसने बलूचिस्तान में उस मुकाम की निशानदेही भी कर दी जहां ले जाकर मुस्तफ़ा आमिर को उसकी ही कार में जिंदा जला दिया गया था। दुर्रेजी पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ इस वाक़े का मुकदमा कत्ल और जलाए जाने की दफात के तहत दर्ज कर रखा था। FIR के मुताबिक कार से मिलने वाली लाश कोयला हो चुकी थी और उसकी शनाख्त नामुमकिन थी, जिस पर उसे लावारिस करार देकर ईदी के हवाले कर दिया गया और ईदी ने उसे लावारिस लाशों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। दुर्रेजी पुलिस की जानिब से कब्र की निशानदेही होने पर कराची पुलिस ने और IB ने उस लावारिस लाश की कब्र पर पहरा लगा दिया कि कहीं कोई लाश को ही गायब ना कर दे, और अदालत ने कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। कब्र कुशाई की जा चुकी है और कोयला बनी लाश से इंतहाई मुश्किल से सैंपल्स हासिल करने की कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस सर्जन बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं है कि लाश से हासिल नमूनों से मौत की वजह मालूम हो सकेगी। ताहम दूसरी जानिब अरमगान के कमरे के कालीन से हासिल ब्लड सैंपल्स का DNA मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा से मैच कर गया है, जो इस बात का बड़ा सबूत है कि मुस्तफ़ा आमिर न सिर्फ वहां मौजूद था बल्कि उसे वहां जख्मी भी किया गया था। DIG CIA मुकद्दस हैदर अब समझते हैं कि केस तकरीबन हल हो चुका है और वो निहायत पुरुम्मीद भी हैं कि अरमगान के खिलाफ तमाम सबूत और शवाहिद उन्होंने हासिल कर लिए हैं, जिनकी बुनियाद पर वो उसे मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल के मुकदमे में अदालत से सज़ा कराने में भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक रिटायर्ड सीनियर पुलिस ऑफिसर जो कराची में दहशतगर्दी के कई जिन पकड़कर बोतल में बंद कर चुके हैं, SSP नियाज खोसो पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन नहीं है। नियाज खोसो समझते हैं कि इस केस में ड्रग ट्रैफिकिंग और फाइनेंशियल क्राइम की तहकीकात से जानबूझकर सरफे नज़र किया गया। कोशिश ये की जा रही थी कि अरमगान को ANF और FIA के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट से दूर रखा जाए, और सिर्फ यही नहीं बल्कि बलूचिस्तान पुलिस को भी अरमगान तक रसाई ना दी जाए। लेकिन फिर मुल्क की एक आला शख्सियत के हुक्म पर ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले पर तो कम से कम काम शुरू कर ही दिया गया है, और मशहूर अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन की गिरफ्तारी भी इसी सिलसिले की कड़ी है। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा नाअहली दिखाई गई है और ड्रग ट्रैफिकिंग के इस मकरू धंधे में मुलव्विस अक्सर अफराद साहिर हसन की गिरफ्तारी के बाद मुल्क से फरार हो गए हैं। अरमगान सिर्फ अगवा बराए तावान का मुलजिम नहीं है। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने अरमगान का एक जुमला कोट किया था, पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा तो उसे मैं चलाऊंगा। अरमगान अरबपति कैसे है और उसके पास से ऐसा क्या मिला है जिसकी बुनियाद पर वो ये बात कहा करता। साहिर हसन की गिरफ्तारी और वीड के इस धंधे में मजीद कौन कौन मुलव्विस है, इस सब पर भी इतनी ही तफसील से बात होगी, लेकिन अगले प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।